एक बूढ़ी विधवा औरत का संघर्ष। विमला देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने कमरे को देख रही थी। आज पूरा 1 साल हो गया था उनके पति देश राज जी का देहांत हुए। आज के ही दिन उनकी दुनिया लुट गई थी। बिल्कुल सही थे देशराज जी। सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह उठे, अपने सारे काम किए, फिर मैंने चाय बनाकर दी, चाय पी और अचानक सीने में दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का मौका भी नहीं मिला। बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। घर ही में उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर के लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, अब इनमें कुछ भी नहीं बचा, आप इन्हें घर ले जाइए। हम इन्हें घर ले आए। मैं तो जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। अचानक ये सब क्या हो गया था। मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। मुझे सारी धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे आकाश नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। मेरे पैर जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे। मैं लड़खड़ा कर चल रही थी। मुझे 2 लोगों ने पकड़ रखा था और वो मुझे लेकर चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर घिसटते जा रहे हों। बस 10 मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई। देश राज्य के जाने के बाद तो जैसे मेरी सुधि सी ही खो गई है। जहां बैठती हूँ वहीं बैठी रहती हूँ घंटों घंटों तक। बालों में तेल डाले पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे देश राज्य के बिना जीना पड़ेगा। उनके बिना ये जीवन इतना दुखदाई होगा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वे मेरी हर चीज का ध्यान रखते थे, घर की हर एक चीज का ध्यान रखते थे। अब अकेले सूने कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ मैं। विमला देवी ये सब सोच रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू आती है और उनसे कहती है, माँ जी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। विमला देवी जी खाना खाने के लिए बाहर आती हैं तो देखती हैं थाली में 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी थी। जब देश राज्य जिंदा थे तब सब्जी के साथ दाल भी जरूर बनती थी। दाल के साथ थोड़े से चावल लेना भी वो पसंद करते थे और दही का तो उनको बहुत शौक था। थाली में जब तक दही ना हो तो वो खाना ही नहीं खाते थे और सूखी रोटी को तो वो हाथ भी नहीं लगाते थे। आज थाली से सब कुछ गायब हो गया था क्योंकि सब कुछ बच्चों के हाथ में जो आ गया था। विमला देवी जी के 2 बेटे हैं। उनके कोई बेटी नहीं है। उनके बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटों के पास एक एक बेटा है। विमला देवी के बड़े बेटे का नाम अजय तो छोटे बेटे का नाम विकास है। दोनों बेटे जॉब करते हैं। सुबह को जाते हैं और शाम को लौटते हैं। दोनों बेटों की रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर को खाना देती है तो एक बहू शाम को खाना देती है। दोनों बहुएं विमला देवी को कुछ नहीं कहती हैं। दोनों बेटे भी विमला देवी को कुछ नहीं कहते हैं। वे ऑफिस से आते हैं तो सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। जब भी आते हैं तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ सामान जरूर होता है जिसे लेकर वे सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं कभी सास के पास बैठती तक नहीं। तो बातें करना तो बहुत दूर की बात है। हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती हैं और फोन पर ही व्यस्त रहती हैं। जरूरत के वक्त ही कमरे से बाहर आती हैं। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान छुपा कर लाते हैं और सीधे लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ आस में बैठी रहती है कि मेरे बेटे मेरे पास बैठकर 2 बातें करेंगे, लेकिन माँ की ये आस आस ही रह जाती है। दोनों बेटे और बहुएं अपनी माँ और एक दूसरे से छुपा कर खाना खाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते हैं कि क्या खा पी रहे हैं। माँ के हिस्से में तो बस 2 सूखी रोटी और सब्जी आती है। कोई सा बेटा बहू कुछ कह लेता तो गम ना होता। बिना कुछ कहे ये वो सब कुछ करते हैं जो इन्हें करना होता है। वही बात है, कुछ कहकर तो आदमी पकड़ा जाता है, बिना कहे कौन पकड़ा जाएगा। किसी को अगर कुछ करना है तो बिना कहे भी वह सब कुछ कर सकता है। वो 2 सूखी रोटी और सब्जी खाकर विमला देवी अपने कमरे में आ जाती हैं। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं हैं और कर भी सब कुछ रहे हैं। कह सुनकर लड़ाई झगड़ा होकर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल ही लेता है, पर यहाँ
जब कोई कुछ कहता ही नहीं है तो वो किसी को क्या कहे, कैसे समझाए किसी को। यहाँ जो सब कुछ हो रहा था, यह सब कुछ आदमी सिर्फ महसूस कर सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता। दोनों बहुओं के कमरे के बाहर फलों के और मेवों के छिलके पड़े देखती हैं तो देखकर बड़ा अफसोस होता है। सब कुछ खाया पिया जाता है लेकिन माँ के लिए कुछ भी नहीं है। आज उन्हें देश राज्य की बहुत याद आ रही थी। वह देश राज्य की अलमारी खोलती हैं और उनकी सारी चीज़ों को देखने लगती हैं, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनकी फोटो। तभी उनकी नज़र अलमारी में एक फाइल पर पड़ती है। वे देश राज्य की पर्सनल फाइल थी। इस फाइल को वे किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया करते थे। विमला देवी उसे उठाकर अपने सीने से लगाती हैं और खूब रोती हैं कि आप होते तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देते, और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को कैसे छू रही हूँ। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ये कहकर वे और भी रोने लगती हैं। रोते रोते वे फाइल खोल कर देखती हैं। फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा था। वे उस लिफाफे को खोलती हैं। उसमें से कुछ पेपर्स निकलते हैं और एक पत्र निकलता है। वे पत्र को खोलकर पढ़ने लगती हैं। पत्र में लिखा होता है, प्रिय विमला, अगर ये पत्र तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। ये पत्र एक कागज का टुकड़ा जरूर है, लेकिन इसमें हम दोनों की जिंदगी का वो हसीन लम्हा है जो 4 लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये कागज का टुकड़ा मेरे दिल का वो आईना है कि जब तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें हमारी जिंदगी के सुनहरे पल नजर आएंगे। विमला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिंदगी के इस सफर में तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा कहा माना और एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनकर दिखाया, एक अच्छी माँ बनकर दिखाया। जो तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया है, अगर मैं तुम्हें अपना सब कुछ भी दे दूं, जब भी तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। इसलिए जाते जाते अपने दिल का छोटा सा टुकड़ा तुम्हें इस पत्र के रूप में दिए जा रहा हूं। विमला, आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने के समान है। अगर मैं जिंदा रहा तो सब कुछ मैं खुद देख लूंगा, लेकिन अगर मैं तुमसे पहले चला गया और हो सकता है मेरे जाने के बाद बच्चे तुम्हारा ध्यान रखें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बच्चों को सभी बातें बताना जरूरी नहीं है। गांव में हमारी जमीन थी जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं था। वह बेचकर मैंने एक प्लॉट ले लिया था। वह प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारा सही से ध्यान रखें तो वह प्लॉट तुम बच्चों को दे देना, और अगर बच्चे तुम्हारा ध्यान ना रखें तो उस प्लॉट को बच्चों को मत देना। उस प्लॉट को बेचकर तुम अपना खर्चा आराम से चला सकती हो। मेरे जाने के बाद तुम्हें डरने की, घबराने की और रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जो औरत इस दुनिया में बच्चों को पैदा करके ला सकती है वह कुछ भी कर सकती है। तुम अपने को कभी कमजोर मत समझना, हिम्मत से काम लेना और अपने जीवन को जीने की नई राह तलाश करना। तुम सब कुछ कर सकती हो विमला। जब तुम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हो तो तुम दुनिया का हर काम कर सकती हो। मुझे पता है इस पत्र को पढ़ते हुए तुम रो रही हो विमला। रोना मत विमला, अपने आंसू पोंछो और जो साहस मेरे जाने के बाद से चला गया है उस साहस को वापस लेकर आओ और अपना जीवन सही तरीके से जियो। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विमला। पत्र पढ़कर विमला देवी जी उस पत्र को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती हैं, और बहुत रोने के बाद विमला देवी जी अपने आंसू साफ करती हैं। उन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है
कि जैसे उनके अंदर बहुत साहस और हिम्मत आ गई है। विमला देवी जी प्लॉट के पेपर को संभाल कर रख लेती हैं। अगले दिन विमला देवी जी अपने भाई के घर जाती हैं, जो कि एक वकील भी हैं। अपने भाई को उस प्लॉट के पेपर दिखाती हैं। पेपर बिल्कुल सही होते हैं। वे भाई के साथ उस प्लॉट को देख कर आती हैं। उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों में थी और प्लॉट भी काफी बड़ा था। विमला देवी अपने भाई से सलाह मशवरा करती हैं। विमला देवी के भाई सलाह देते हैं कि इसमें से थोड़ा सा प्लॉट बेचकर आप इस प्लॉट पर नीचे दुकानें बना सकती हैं और ऊपर घर बना सकती हैं। दुकानें किराए पर चढ़ जाएंगी और उसके किराए से आपका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। विमला देवी जी को ये बात जच जाती है। वह वापस घर आती हैं। विमला देवी जी के अंदर अब बहुत साहस आ गया था। उन्हें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उनके पति ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें बहुत हिम्मत दे दी थी। विमला देवी जी अपने दोनों बेटों को बुलाती हैं और कहती हैं, अजय और विकास, मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भी कुछ खर्चे हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े से पैसे दे दिया करो, ताकि मैं अपनी दवाई या और किसी खर्च को पूरा कर सकूं। दोनों बच्चे कहते हैं कि इतने पैसे कहाँ बचते हैं माँ, जो महीने में हम आपको दे सकें। खाने में, घर में और बच्चों के स्कूल खर्च में, इसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अलग से हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। तब विमला देवी जी कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों के पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, पर मुझे खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ही। उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक जगह काम मिल रहा है मुझे, बच्चे को संभालना है, केयर टेकर का काम है। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। मैं सुबह चली जाया करूंगी और शाम को आ जाया करूंगी। मेरा टाइम भी कट जाया करेगा और पैसे भी मिल जाया करेंगे। मैं अपना खर्च भी आराम से उठा लिया करूंगी। भाई के जान पहचान के लोग हैं। ठीक है, अगर मामा जी ने कहा है तो आप जा सकती हैं। बच्चे ये कहकर चले जाते हैं। अब रोज विमला जी सुबह जाती हैं और शाम को आती हैं। विमला देवी जी अपने प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेच देती हैं और अपने प्लॉट पर काम शुरू करवा देती हैं। सारा काम उनके भाई संभाल लेते हैं। विमला देवी जी सुबह ही अपने प्लॉट पर जाकर बैठ जाती हैं और काम अपनी देख रेख में करवाती हैं। कुछ ही दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। नीचे दुकानें बन जाती हैं और ऊपर घर बन जाता है और बाकी का सारा काम भी उनके भाई कंप्लीट करवा देते हैं। विमला देवी जी का एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे की दुकानें विमला जी किराए पर चढ़ा देती हैं। विमला जी किराए से अपना खर्च उठाना शुरू कर देती हैं। अगर विमला जी उस प्लॉट के बारे में अपने बच्चों को बता देती तो वे दोनों उस प्लॉट को आधा आधा बांट लेते और विमला देवी जी फिर से पाई पाई के लिए तरस जाती। बच्चों के इतने खर्चे होते हैं तो क्या बूढ़े माँ बाप के कोई खर्च नहीं होते? जबकि बुढ़ापे में तो खर्च और ज्यादा होता है। रोजाना दवाई लेनी पड़ती है, कुछ फल फ्रूट खाने पड़ते हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो बूढ़ी हड्डियां चल पाती हैं। जबकि होता उल्टा है, बुढ़ापे में बुजुर्गों का खर्चा खत्म कर दिया जाता है। विमला देवी जी ने उस दिन इसीलिए बच्चों से खर्चे की बात की थी। अगर उनके बच्चे खर्च देने के लिए तैयार हो जाते तो वे अपने बच्चों को प्लॉट के बारे में बता देती, लेकिन उनके बच्चों ने खर्च देने से मना कर दिया। तो उन्होंने अपने प्लॉट के बारे में भी बच्चों को नहीं बताया, क्योंकि प्लॉट लेने के बाद उस प्लॉट के मालिक तो वे दोनों बेटे बन जाते और विमला देवी जी फिर से ऐसे ही रह जाती और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाती। उनके बच्चों ने तो खर्च न देकर उनको ही काम करने को कह दिया। ऐसी औलाद से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। एक दिन रविवार का दिन होता है। दोनों बेटे घर पर होते हैं तो विमला देवी जी अपने दोनों बेटों को कहती हैं कि बच्चों, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेटे कहते हैं, क्या दिखाना है माँ? तुम सब मेरे साथ चलो, वहां चलकर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेकर माँ के साथ चलते हैं। माँ उन्हें अपने घर लेकर आती है, जो उन्होंने खुद बनवाया था। उस घर में दो बूढ़े दंपति
और विमला जी के भाई बैठे हुए थे। दोनों बेटे पूछते हैं कि माँ, ये घर किसका है? और मामा जी, यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये कौन लोग बैठे हैं? तो माँ कहती है, ये मेरा घर है। ये सुनकर दोनों बेटे चौंक जाते हैं। आपका घर? ये आप क्या कह रही हो माँ? ये घर आपके पास कहाँ से आया? किसने दिया? तब माँ कहती है, ये घर मुझे तुम्हारे बाबूजी ने दिया है। तुम्हारे बाबूजी को पहले ही लग गया था कि अगर मैं इस दुनिया से पहले चला गया तो तुम लोग अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे, अपनी माँ को पैसे पैसे के लिए तरसाओगे। इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरे लिए ये प्लॉट ले लिया था। मैं कहीं काम करने नहीं चाहती थी, मैं अपने इसी प्लॉट पर आती थी। मैंने इस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे दुकानें बनवाई है और ऊपर घर बनवाया है। मैंने तुम लोगों से उस दिन खर्चे के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने मना कर दिया। अगर तुम मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो ये प्लॉट मैं तुम दोनों को दे देती, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो अपने ही खर्चे मुझे गिना दिए। तुम अपने भी तो खर्चे पूरे करते हो ना। अगर माँ को भी थोड़े से पैसे दे देते तो क्या हर्ज हो जाता? पैसे तो फिर भी बहुत दूर की बात है। तुम्हारे पास तो अपनी माँ को देने के लिए जरा सा वक्त भी नहीं है। मुझे सारा दिन हो जाता है अकेले बैठे बैठे। बहुओं को क्या कहा जा सकता है? जब अपनी ही पेट की औलाद ऐसी हो तो वो तो फिर भी गैर पेट की है। मैं तो तुम्हारी अपनी माँ हूँ। 9 महीने कोख में रखा है तुम दोनों को। जब तुम्हें ही अपनी बूढ़ी माँ का एहसास ही नहीं हुआ कि उसे भी किसी अच्छी बुरी चीज को पूछ लें, 2 पल उसके पास भी बैठकर देख लें। बूढ़ी माँ के भी कुछ अरमान होंगे, कुछ कहना चाहती होगी, लेकिन तुम्हें तो अपने ही अल्फैक्टों से फुर्सत नहीं है। माँ को क्या देखोगे? वो तो अच्छा हुआ मेरे पति जाने से पहले मेरा पूरा इंतजाम करके गए हैं। अब मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। मेरे भी कुछ अरमान हैं, मुझे भी सहारा चाहिए जो तुम लोगों से मुझे मिलना चाहिए था। अब तुम लोगों से तो मिला नहीं, लेकिन ये लोग जिन्हें बैठे हुए तुम देख रहे हो, ये वही लोग हैं जिनकी औलाद ने इन्हें घर से निकाल दिया है, जिनके पास सर छिपाने की भी जगह नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा हैं, हम ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे जो औलाद के होते हुए भी तन्हा हैं, और इस घर के द्वार उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो औलाद के सताए हुए हैं। विमला जी की बातें सुनकर उनके बेटे बहू अपनी माँ से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ, हमसे गलती हुई है। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि भूल ही गए थे कि हमारी एक माँ भी है जिसने हमें ये जीवन दिया है, और अपनी माँ को अपने ही साथ रहने की जिद करते हैं। लेकिन विमला देवी कहती हैं, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम अपने जहां में खुश रहो, मैं अपने जहां में खुश हूँ। अब यही मेरा संसार है। अब मेरी जितनी भी सांसें बची हैं मैं यही लेना चाहती हूँ। इन्हीं लोगों के साथ दिन गुजारना चाहती हूँ। विमला देवी जी की बातें सुनकर वहां बैठे बूढ़े दंपति और विमला देवी के बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और विमला देवी के भाई बोलते हैं कि मैं अपनी बहन के इस फैसले का सम्मान करता हूँ। मेरी बहन ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। इसी बात पर वहां जमे सभी लोग विमला देवी का जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। विमला देवी जी अपने घर में औलाद के बर्ताव से दुखी लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। दुकानों से आने वाले किराए से सभी खर्चे आराम से पूरे हो जाते और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।